क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में जो टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सर्कुलर मोशन, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को देखकर आपको ज़रूर कोई पुराना टॉपिक याद आ रहा होगा जिसमें हमने सर्कुलर मोशन के बारे में शायद पढ़ा था। तो आप सही सोच रहे हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन यानी मोशन इन ए प्लेन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था सर्कुलर मोशन, और उस टॉपिक में हमने देखा था कि सर्कुलर मोशन क्या है और सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट में कौन सा एक्सेलरेशन काम करता है और वो किस डायरेक्शन में होता है। और नीचे हो जाएगा r, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी v²/r। तो ये हुआ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। इसकी डायरेक्शन बाहर से सेंटर की तरफ, और एक्सप्रेशन होगा v²/r। मीन्स अगर हमें स्पीड और रेडियस मालूम है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल। उसी बात को हम यहाँ एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक धागे से एक मेटल का बॉब लटकाया हुआ है जिसको कि हम सर्कुलर मोशन करना चाहते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये बॉब ग्रेविटी के अंडर है, मीन्स इस पर जो फोर्स लगा हुआ है वो फोर्स है mg, और इस फोर्स की वजह से ये नीचे लटका हुआ है। लेकिन जैसे ही हम इसको घुमाना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे घुमाते हैं तो हम देखते हैं सेंट्रल एक्सेस। सेंट्रल एक्सेस का मतलब है ये स्ट्रेट लाइन, ये इसका सर्कुलर मोशन का एक्सेस हुआ। तो सेंट्रल एक्सेस के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट दूर होता चला जाता है। अब देखिए थोड़ा दूर हो गया है। अगर इसकी स्पीड और बढ़ाते हैं तो ये और दूर होता चला जाता है, और बढ़ाते हैं तो ये और दूर होता चला जाता है। हम इसकी एक पोजीशन को डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लिया ये इस तरह से घूम रहा है और इस पोजीशन को हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम इससे आगे समझते हैं। यहाँ हम देखते हैं ये है वो पॉइंट जहाँ पर मैंने इसको पकड़ा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है, ये घूमने वाली पोजीशन है, मीन्स ये सर्कुलर मोशन कर रहा था, उसकी एक पोजीशन को रिप्रेजेंट किया है। और इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन मान लें तो वो इमेजिनरी लाइन रोटेशनल एक्सेस ऑफ सर्कुलर मोशन कहलाती है। यहाँ पर हम जानते हैं mg जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। रस्सी में भी एक टेंशन प्रोड्यूस होगी, वो टेंशन इस बॉल को बाहर जाने से रोकेगी। मीन्स ये कोशिश करेगी कि इस बॉब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखे। अब हम ये जानते हैं कि जब इस तरह का सर्कुलर मोशन होता है तो सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ यानी इस पॉइंट पर सेंटर निकालने में हमेशा ध्यान रखना है। जब भी सेंटर निकालना है तो इस बॉब की जितनी पोजीशन है उस पोजीशन को अज्यूम करके एक सर्कल बनेगा। उस सर्कल का सेंटर ही इस सर्कुलर मोशन का सेंटर होगा। उस सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन काम करता है और उस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके थे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v²/r, जहाँ ये r है इस सर्कुलर पाथ की रेडियस। अगर हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन यूज़ करें मीन्स F=ma, तो उस लॉ को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इस एक्सेलरेशन से हम एक फोर्स भी बना सकते हैं। इस m के साथ एक्सेलरेशन को लिख दिया v²/r, तो ये फोर्स बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ हम ये देख चुके हैं सर्कुलर मोशन में ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है बाहर की तरफ जाना चाहता है, यानी जैसे जैसे स्पीड v बढ़ेगी फोर्स बढ़ता जाएगा। तो बाहर की तरफ जो फोर्स काम करता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स हमें नज़र नहीं आता है, ये सिर्फ फील होता है। इसको स्यूडो फोर्स या फाल्स फोर्स भी बोलते हैं। लेकिन इस फोर्स को इक्वलाइज करने के लिए एक फोर्स जो अंदर की तरफ काम करता है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, मीन्स ये वाला फोर्स। अब यहाँ सोचने की बात है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करा रहा है, मीन्स कौन सा फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स में अपना योगदान दे रहा है। ये सवाल इसलिए आया
क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि उस बॉल को अंदर की तरफ खींचने वाला तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो कौन है जो उस फोर्स को प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस धागे में जो टेंशन है, उस टेंशन का एक कंपोनेंट ही उस फोर्स को प्रोवाइड करा रहा है। कहने का मतलब ये है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं है। हर सिचुएशन में कोई फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होता है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसमें इस सेंट्रीपिटल फोर्स को थोड़ा और समझते हैं। ये डायग्राम बनाया है एटम के अंदर का डायग्राम, जहाँ पर ये न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन है जो इसका चक्कर काट रहा है। ये हम जान चुके हैं, चक्कर काटना मीन्स सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होता है, मीन्स इस तरह से। यहाँ पर ऐसा कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन सा फोर्स निभा रहा है। तो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहने का मतलब है यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अगर इसका चार्ज Q है, इसका स्मॉल q है, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। और हमारी अब की थ्योरी से ये फोर्स अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो हम इसको mv स्क्वायर अपॉन r से कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से एग्जांपल लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। हम जानते हैं अर्थ मून सिस्टम में मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। इस केस में भी हम जानते हैं इस मून के रोटेशन की वजह से सर्कुलर मोशन हुआ, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करेगा, वो फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r ही होगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा फोर्स है जो इस फोर्स के रोल को निभा रहा है, तो यहाँ जवाब होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। इस तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में नज़र आता है। ये डायग्राम हो सकता है थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सड़क है जो इस तरह से सर्कुलर मुड़ी हुई है, यानी कि सड़क घूमने वाली सड़क है। यहाँ पर एक मोटरसाइकिल सवार या एक साइकिल सवार वो यहाँ से आ रहा है और इस तरह से चला गया। जब ऐसे घूमता हुआ जा रहा है तो इसका मोशन सर्कुलर मोशन होगा, और अगर सर्कुलर मोशन होगा तो जैसा कि हमने बॉब में देखा था, एक फोर्स उसको बाहर खींच रहा होता है और उसके जैसा एक फोर्स अंदर काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर एक फोर्स है जो इसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि साइकिल चलाने वाला शायद बाहर गिर जाए। आपने कार रेसेस में ये देखा होगा या किसी एक्सीडेंट के टाइम पर ऐसा कोई सीन देखा होगा जिसमें आपने देखा होगा कार जैसे ही टर्न करती है वो बाहर की तरफ चली जाती है। मीन्स ये जो फोर्स है ये वो फोर्स है जो बाहर की तरफ काम करता है, लेकिन हमारा लेना देना है वो अंदर वाला फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है। तो यहाँ पर अंदर की तरफ एक फोर्स काम करेगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ये हम जानते हैं वो फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r। लेकिन हमने देखा कि कोई ना कोई दूसरा फोर्स है जो इसको प्रोवाइड कराता है, तो यहाँ पर वो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। और अब हम समझ सकते हैं हम क्यों फ्रिक्शन में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम जिन मोशन की बात करेंगे वो मोशन होंगे ज़मीन पर, यानी कि रोड पर चलने वाले उन व्हीकल्स का मोशन जो कि सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं। और सर्कुलर पाथ में चलेंगे तो ये सिचुएशन आएगी, वहाँ पर हम फ्रिक्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट रखेंगे और बाकी की कैलकुलेशन करेंगे। तो इसी सिलसिले में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, एक प्लेन रोड पर जब एक कार सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है
तो उसकी स्पीड कितनी रखी जाए कि वो बिना पलटे हुए यानी बिना लुढ़के हुए वो सर्कुलर मोशन पूरा कर ले। सबसे पहले हम सिचुएशन देखते हैं, अगर हमारे पास एक इस तरह की रोड है जो पीछे से कहीं से आ रही है और ऐसे घूमती हुई सर्कुलर पाथ में टर्न हो गई और उस पर एक कार आ रही है। तो यहाँ पर ये कार है, यानी कि कार का एक मॉडल है छोटा सा, और ये मॉडल भी नहीं है, सिर्फ एक कार्डबोर्ड पर कार का फ्रंट पोज चिपका दिया है। ये कार इस तरह से आ रही है और ऐसे करते हुए सर्कुलर टर्न पर निकल जाती है। मीन्स ये इसका फ्रंट पोजीशन है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि डायग्राम में हम इस कार का सिर्फ फ्रंट पोज ही बनाएंगे और उसके बाद हम देखते हैं बाकी सारे फोर्स कैसे काम कर रहे हैं। ये आपके सामने डायग्राम है, ये सर्कुलर ट्रैक है। इस पूरे ट्रैक का जो सेंटर होगा वो हम यहाँ कहीं मान लेते हैं, लेट इट इज़ O। इस ट्रैक की कोई ना कोई रेडियस भी होनी है, सेंटर से लेकर इस रोड के सेंटर तक, यानी कि कार के सेंटर तक ये डिस्टेंस है R। कार का मास हम अगर m मानते हैं तो ज़मीन के अंदर की तरफ उसका वेट होगा mg। इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो ऊपर की तरफ, उस नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम कैपिटल R मान लेते हैं तो कैपिटल R ऊपर की तरफ होगी। एक फोर्स काम करेगा जो बाहर की तरफ काम करेगा और उसको रोकने के लिए दूसरा फोर्स काम करेगा, वो अंदर की तरफ काम करेगा और वो होगा फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमने बेसिकली 3 फोर्स बना रखे हैं। एक फोर्स है इस ऑब्जेक्ट का वेट, दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ रोड और तीसरा है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इन तीनों फोर्स को समझते हैं। ये हमारे पास कार है, यहाँ पर जिस मोशन को हम स्पेशली पढ़ना चाह रहे हैं वो मोशन है इस तरह से आने वाली कार। ये सेंटर है, हमें इंटरेस्ट है इस बात में कि ये कार फिसलेगी बाहर की तरफ और सेंट्रीपिटल फोर्स इसको रखना चाहेगा अंदर की तरफ। मीन्स हमें इसके आगे चलने और पीछे चलने वाले मोशन में इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ ये बात नोट करने की है, आगे और पीछे चलने में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी हम बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमें कार के मोशन में इंटरेस्ट नहीं है। जिसमें हमें इंटरेस्ट है वो चीज़ है इस कार का फिसलना या इस कार का नहीं फिसलना। जब कार इस तरह से आ रही है, बहुत तेज़ स्पीड होगी तो कार बाहर की तरफ लुढ़क जाएगी और अगर नॉर्मल स्पीड रही तो कार यहाँ से निकल जाएगी। तो कार का मोशन होगा या तो सेंटर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स इसको अट्रैक्ट करके रोके, या फिर फ्रिक्शन नहीं रोक पाया तो ये आगे चली जाए। तो इस डायरेक्शन में कार का मोशन हम चेक करना चाहते हैं। लेकिन जो कार सेफली निकल जाती है उसका मोशन इस रेडियस वाली लाइन पे नहीं है। इसका मतलब ये स्टैटिक है, इसलिए जो फ्रिक्शन हम यहाँ काम में ले रहे हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन काम में लेंगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये एनालिसिस है उस डायरेक्शन में मोशन नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखने की है, यहाँ जो फ्रिक्शन आएगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा। अब हम आगे की बात करते हैं। इस कार पर इस डायरेक्शन में, यानी कि ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन, इस वर्टिकल मोशन को भी समझते हैं थोड़ा सा। इस कार में mg लग रहा है रोड के अंदर और रिएक्शन है रोड के बाहर। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगी क्योंकि कार का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। सबसे पहले हम इसी एक इक्वेशन को नोट कर लेते हैं, R = mg। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो हम इन दोनों को भी इक्वलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर इनको इक्वलाइज करने से पहले एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। मास ऑफ द कार ये कांस्टेंट है, रेडियस वो कांस्टेंट है, लेकिन कार की जो स्पीड है वो तो हम पर डिपेंड कर रही है। कार की स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो mv²/r बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे mv²/r बढ़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन
एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। लेकिन अगर इस स्पीड को और बढ़ाया तो धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन आएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगा, मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच जाएगा, और उससे ज़्यादा अगर स्पीड हुई तो ये कार लुढ़क कर बाहर चली जाएगी, फिर इसका सेफ मोशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं mv² अपॉन की जो वैल्यू होगी वो इस फ्रिक्शन के अगर इक्वल होगी तो ये कार सेफली सर्कुलर मोशन करते हुए निकल जाएगी। तो हम यह मान लेते हैं कि वो स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड है, उस मैक्सिमम स्पीड तक अगर हम इसको चलाएंगे तो ये वेलोसिटी कोई मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, और अगर ये mv² अपॉन r फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हुआ तो कार सेफली अपना सर्कल पूरा कर लेगी। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ये भी हम जानते हैं फ्रिक्शन के लिए इक्वेशन है फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इनटू रिएक्शन। अब ये हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 इक्वेशन से हम मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए पहले इस f की जगह हम रखते हैं म्यू r, तो इक्वेशन नंबर 2 कुछ इस तरह की हो जाएगी। यहाँ हम देख सकते हैं इस f की जगह रखा हमने म्यू r, राइट हैंड साइड एज इट इज़, और r की जगह हमने यहाँ से रखा mg। इक्वेशन हो जाएगी म्यू एस एम जी इज इक्वल टू mv² अपॉन r। यहाँ पर मास से ये मास कैंसिल और वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसके इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से हम देख सकते हैं ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी है, इससे ज़्यादा होने पर तो कार का एक्सीडेंट होना ही है। तो हम जनरली लिख सकते हैं वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट म्यू आर जी से बड़ी नहीं होनी चाहिए, आइदर इसके इक्वल और इससे छोटी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सर्कुलर मोशन वाले केस में फ्रिक्शन का रोल क्या है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा जहां पर एक प्लेन रोड है, लेवल रोड का मतलब है प्लेन, इस रोड पर कितनी मैक्सिमम स्पीड से कोई निकल सकता है, तो वो है म्यू आर जी। और यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है ऑब्जेक्ट के मास से इसका कोई लेना देना नहीं है, मीन्स ये मैक्सिमम स्पीड फिक्स है। कई बार आपने देखा होगा रोड पर लिखा होता है शार्प टर्न अहेड, मैक्सिमम स्पीड लिमिट इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो वो इसलिए लिखा होता है कि अगर 30 से जाएंगे तो शायद हम कहीं और पहुंच जाएंगे। अब हम एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं। आपने कार रेसेस देखी होंगी। कार रेसेस में एक ऐसा भी केस देखा होगा, कार बहुत तेज़ी से चलती है और लेकिन जब मुड़ती है तो वहाँ पर भी ड्राइवर स्पीड कम नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो रोड है उसकी पोजीशन कुछ अलग रहती है। आपने देखा कि रोड का जो बाहर वाला हिस्सा है वो बहुत ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है। अगर ये प्लेन रोड है और ये कार इस तरह से इस रोड पर चल रही है तो आपने देखा होगा रोड का दूसरा वाला हिस्सा यानी ये हिस्सा, सेंटर यहाँ पर है तो रोड का ये हिस्सा हुआ सेंटर से बाहर का हिस्सा, ये हिस्सा इस तरह से उठा देते हैं और ऐसा होने पर जब कार आती है तो यहीं से बड़ी तेज़ी स्पीड से इस तरह से निकल जाती है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एक तो ये रोड प्लेन ऐसे होगी और ये हिस्सा ऐसे होगा, तो सामने से देखने पर एक छोटा सा ट्रायंगल नज़र आता है। तो इस बात को एक डायग्राम में बनाते हैं और फिर हम इस चीज़ को समझते हैं ये क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदा है। टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड। बैंक रोड का मतलब ये है जिस रोड का किनारा उठा दिया जाता है। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से प्लेन रोड थी लेकिन इसका बाहर का सिरा हमने थोड़ा सा उठा दिया तो इस तरह से एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है। जिस एंगल से इसको हमने लिफ्ट किया है वो कहलाता है एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग एंगल। यहाँ पर ये कार है, इसका ये फ्रंट फेस है जिसको आप उम्मीद है पहचान रहे होंगे। यहाँ पर जितने फोर्स लगेंगे उन फोर्स की बात करते हैं। एक फोर्स होगा mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरा फोर्स है इस सरफेस के रिएक्शन और वो नॉर्मल रिएक्शन है तो ऊपर की तरफ होगी।
इस तरह से। कार की स्पीड v है, इसलिए कार बहुत तेज स्पीड से आगे की तरफ जा रही है। जब कार आगे की तरफ जा रही है तो बाहर की तरफ एक फोर्स है जो कार को बाहर फेंकना चाहता है, यानी इसकी टेंडेंसी होगी बाहर की तरफ गिरना। लेकिन उसको वहीं पर रोकने के लिए जो फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन फोर्स होगा, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के अलोंग काम करता है जो अंदर की तरफ होगा, और ये होगा Fs। और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अब हमें देखना है इस कार का सर्कुलर मोशन किस तरफ है। तो देखिए, अगर इस तरह से लिफ्ट की हुई रोड हो, कार यहाँ पर हो, तो कार के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक सर्कल अज्यूम करेंगे। उस सर्कल का सेंटर ही उस सर्कुलर मोशन का सेंटर होगा। तो इस सर्कुलर मोशन का सेंटर कहीं इस डायरेक्शन में यहाँ होगा, इस तरह से पूरा सर्कल मानते हुए। कहने का मतलब ये है, ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, मीन्स mv²/r। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैपिटल FC, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब यहाँ सवाल उठता है, फ्रिक्शन तो इस तरफ है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा होगा? तो आंसर बहुत सिंपल है, इस फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह काम कर रहा है, और वही कंपोनेंट mv²/r से कंपेयर होगा। तो पहले हम ये मानते हैं कि ये कार अपनी पोजीशन में स्टेबल है। स्टेबल का मैं फिर से मीनिंग समझा दूं, कार एक तो मोशन कर रही है आगे की तरफ, उस मोशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है कार बाहर की तरफ ना फिसले, मीन्स ना ये बाहर की तरफ जाए ना कि अंदर की तरफ लुढ़क जाए। तो इस जगह का जो मोशन है, जो सेंटर से बाहर की तरफ एक्सेस पर है, उस मोशन के अलोंग ये कार स्टैटिक है। तो अगर ये वाले फोर्स जो लग रहे हैं, इन फोर्स में हमने इंजन का फोर्स नहीं लगाया है और काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगाया है, इसलिए उस डायरेक्शन में हम ना तो एनालिसिस कर रहे हैं ना हम उन फोर्स में इंटरेस्टेड हैं। तो इन फोर्स के अंडर ये कार इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ पर एक फोर्स है mg, दूसरा है Fs, तीसरा है r। और जब भी तीन फोर्स होते हैं हम कंपोनेंट ब्रेक करके उनको 4 डायरेक्शन में तोड़ लेते हैं और फिर उनको कंपेयर करते हैं, और ऐसा ही हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, हमने इस कार के सेंटर पॉइंट को यहाँ मानते हुए एक रिएक्शन बना दी, एक रोड बना दी, एक mg, एक फ्रिक्शन और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम सभी के कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। ये थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये बाहर वाला एंगल हो जाएगा थीटा। तो Fs का एक कंपोनेंट यहाँ काम करेगा जो होगा Fs कोस थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे काम करेगा वो होगा Fs साइन थीटा। इस तरह से हम इस एक फ्रिक्शन के 2 कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। इसी तरह से इस रिएक्शन की बात करते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इसके वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में अगर एक एक्सेस मान लें तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो r का थीटा की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा r cos थीटा, और r का FC की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा r sin थीटा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये 2 फोर्स हैं जो FC की डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ 2 फोर्स हैं Fs sin थीटा और mg, और ऊपर की तरफ एक फोर्स है r cos थीटा। इन सभी फोर्स को उस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ r cos थीटा, तो यहाँ पर ये कंपोनेंट हुआ r cos थीटा। नीचे की तरफ फोर्स है Fs sin थीटा, तो यहाँ पर हम एक फोर्स रिप्रेजेंट कर देते हैं Fs sin थीटा। सेंटर की तरफ फोर्स हैं, 2 फोर्स हैं r sin थीटा और Fs cos थीटा। इन दोनों को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं r sin थीटा प्लस Fs cos थीटा। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज़ करते हुए सभी फोर्स को कंपेयर कर लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में कंपेयर किया, ऊपर की तरफ है r cos थीटा और नीचे की तरफ है mg प्लस F sin थीटा। अब आते हैं
इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये दो फोर्स हैं जो वास्तव में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r और इस फोर्स को रिप्रेजेंट करने वाले फोर्स हैं ये दोनों, मीन्स r sin थीटा प्लस fs cos थीटा। इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। हम ये वो कंडीशन ले रहे हैं जहां पर वो वेलोसिटी है जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को यूज़ करने पर आई है और जिसके होने पर हमें अप्रोप्रिएट फ्रिक्शन मिल रहा है और कार सेफ है। मीन्स हम यहाँ पर इसको मैक्सिमम वेलोसिटी बोल सकते हैं। मैं इस वेलोसिटी के आगे m लगा देता हूँ, जिसका मतलब है ये मैक्सिमम वेलोसिटी है और ये जो फोर्स लगा सेंट्रीपिटल फोर्स वो हमें फ्रिक्शन से और बाकी के फोर्स के कंपोनेंट से मिल रहा है। यहाँ पर ये बात गौर करने की है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स अकेले फ्रिक्शन से नहीं मिला है, इसमें रिएक्शन का एक कंपोनेंट भी ऐड किया हुआ है। अब इसको सॉल्व करके हम इस Vm यानी मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 2 में फ्रिक्शन की वैल्यू को μ/r लिख के इस इक्वेशन को वापस से लिख दिया है। तो इक्वेशन हो गई r cos थीटा, ये mg और यहाँ पर μr sin थीटा। यहाँ से हम r की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं r cos थीटा और μr sin थीटा, इन दोनों को हमने एक साइड ले लिया तो राइट हैंड साइड में बचा mg और यहाँ से बचा cos थीटा माइनस μ sin थीटा। इक्वेशन नंबर 2 से नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। अभी हमने लिखा है mv²/r एज इट इज़, ये r sin थीटा, fs की जगह रखा हमने μr cos थीटा और इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर यहाँ से r कॉमन लेते हैं तो हम यहाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, यहाँ से r कॉमन लिया, अंदर बचा है sin थीटा प्लस μs cos थीटा। अब हम इस r की वैल्यू को इस r की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड फिर से एज इट इज़, इस r की जगह रखा mg/cos थीटा माइनस μs sin थीटा, यानी mg/cos थीटा माइनस μs sin थीटा और ये वाला पार्ट एज इट इज़। अब यहाँ पर हम दोनों जगह से, यहाँ से भी cos थीटा कॉमन लेते हैं और यहाँ से भी cos थीटा कॉमन लेते हैं। यहाँ समझते हैं लेफ्ट हैंड साइड फिर से एज इट इज़, ये mg यहाँ पर एज इट इज़। यहाँ से जब हमने cos थीटा कॉमन लिया तो पहली टर्म हो जाएगी tan थीटा और दूसरी टर्म में बच जाएगा μs। इसी तरह से नीचे cos थीटा कॉमन लिया तो पहली टर्म की जगह बचेगा 1 और दूसरी टर्म की जगह बचेगा μs इंटू sin थीटा अपॉन cos थीटा की वजह से ये हो जाएगा tan थीटा। ये cos थीटा और ये cos थीटा कैंसिल, m से m कैंसिल, तो Vm की वैल्यू आ जाएगी r इंटू जी tan थीटा प्लस μs अपॉन 1 माइनस μs tan थीटा। तो यहाँ हम देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू जो वेलोसिटी की आई वो पहले वाले से अलग आई। पिछले केस में हमें याद है मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू थी Vm = μrg इन स्क्वायर रूट, मीन्स यहाँ पर ये मैक्सिमम वेलोसिटी थी। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी थीटा पर डिपेंड करती है। मीन्स ये सड़क जितनी बैंक कर दी जाएगी, मीन्स एंगल जितना बढ़ा देंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम म्यू को 0 कर दें, मीन्स फ्रिक्शन हटा भी दें, तो देखिए फ्रिक्शन हटाने से ये टर्म 0 होगा और ये टर्म 0 होगा, तब भी हम कह सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी rg tan थीटा इन स्क्वायर रूट आएगी। इससे हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि प्लेन रोड में और बैंकिंग वाली रोड में, बैंकिंग की वजह से हम तेज़ स्पीड में व्हीकल को क्रॉस करा सकते हैं और वो भी बिना किसी नुकसान के। यहाँ पर ये वो वेलोसिटी है जिसमें फ्रिक्शन है ही नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाता है वो वेलोसिटी बताइए जिसमें टायर में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, मीन्स नो वियर नो टीयर, तो वो कौन सी स्पीड है? तो rg tan थीटा इन स्क्वायर रूट। इतनी स्पीड से अगर गाड़ी चलाएंगे
तो टायर में किसी तरह का कोई नुकसान हुए बिना, या यूँ कहें कि मिनिमम नुकसान करके हम टायर को क्रॉस कर सकते हैं। और ये वो वेलोसिटी है जो मैक्सिमम वेलोसिटी है। थीटा एंगल अगर मालूम है तो हम इस वेलोसिटी से बैंक्ड रोड पर भी अपनी कार सेफली ड्राइव कर सकते हैं, और वो भी नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड से। यहाँ एक चीज़ और है जो सोचने की है। अज्यूम कीजिए कि एक रोड है और उस पर एक कार चल रही है। यहाँ पर हम अगर इस रोड में बैंकिंग प्रोड्यूस करेंगे, बैंकिंग का मतलब है इस तरह से इसको धीरे धीरे तिरछा करते जाएंगे, तो ये हम जानते हैं कि कार की स्पीड की वजह से एक फोर्स इसको बाहर की तरफ खींचना चाह रहा है और फ्रिक्शन उसको रोकना चाह रहा है। लेकिन अगर इस स्पीड को कम करते जाएं तो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स भी कम हो जाएगा और अंदर वाला सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम होता चला जाएगा। लेकिन इसका जो वेट है mg मीन्स ये वाला, इस mg का एक कंपोनेंट इधर भी तो काम करेगा जो इसको नीचे खींचने लग जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है, अगर हमारी वेलोसिटी इस वेलोसिटी से काफ़ी कम हुई तो उस केस में ये केस ऐसा हो जाएगा। अब ये जो कार है वो यहाँ रुकेगी नहीं, ये फिसल के नीचे आने लग जाएगी। तो जब अगर कभी ऐसा केस पूछा जाए तो ये केस वास्तव में चलने का हुआ ही नहीं, ये तो एक स्लोप पर लुढ़कने का केस हुआ। तो इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन अंदर की तरफ नहीं होगी, वो होगी बाहर की तरफ, क्योंकि अब ये कार इस रेडियल डायरेक्शन में यानी सर्कल के सेंटर की तरफ जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ये स्लिप हो रही है। तो इस केस में फ्रिक्शन बाहर की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना, अगर किसी सवाल में ऐसा आता है तो हमें ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो ही चीज़ मेन है, एक तो ये इक्वेशन वियर एंड टीयर को मिनिमम करते समय स्पीड, और ये है बैंकिंग रोड पर स्पीड। अब इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 km/h ऑन ए लेवल रोड टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between the tires and the road is 0.1. Will the cyclist slip while taking the turn? पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है एक साइक्लिस्ट है, 18 km/h की स्पीड है। अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी 18 × 5/18 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। जिस रेडियस की रोड है यानी सर्कुलर रोड होगी, उसकी एक रेडियस भी होगी और वो है 3 मीटर, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.1। हम जानते हैं जो मैक्सिमम स्पीड से ये चलेगा वो स्पीड μr × g के √ के इक्वल होनी चाहिए। अगर उसकी स्पीड इससे कम हुई तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इससे ज़्यादा हुई तो साइकिल वाला उस रेडियस वाली रोड को छोड़कर कहीं बाहर चला जाएगा। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं ये स्पीड कितनी है। तो मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करने के लिए μs रखा 0.1, रेडियस है 3, g की वैल्यू को हम 10 मान लेते हैं, इसका √ निकालते हैं। दिस इज इक्वल टू √3 एंड √3 इज ऑलमोस्ट 1.73 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में ये भी लिखा है वो हीरो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चक्कर काटता है, मीन्स इसको कोई नहीं बचा सकता, इसका मरना तो पक्का है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर is banked at an angle of 15 degree if the coefficient of friction between the wheel of a race car and the road is 0.2. What is the A. optimum speed of the race car to avoid wear and tear on its tires, and B. maximum permissible speed to avoid slipping? इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में एक इंक्लाइंड रोड है, मीन्स 15 डिग्री पर वो
बैंक्ड है। डायग्राम में ये एंगल ज़रूर 50 डिग्री का लग रहा होगा, लेकिन 15 डिग्री वाली रोड को अगर डायग्राम में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा, इसलिए हमने इतना ज़्यादा एंगल दिखा रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन में रेडियस दी गई है, थीटा दिया गया है और म्यू दिया गया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो अच्छा है कि हम उस एनालिसिस को उसी तरह से करें कि हम यहाँ पर एक mg मानते, एक फ्रिक्शन मानते, एक रिएक्शन मानते, उसके कंपोनेंट ब्रेक करते और उनको कंपेयर करते। ऐसा करने पर हमें फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो चीज़ें दी गई हैं वो डायरेक्ट फार्मूला की ही है। अगर हम ऑप्टिमम स्पीड निकालना चाहें जहाँ पर टायर में वियर और टीयर बिल्कुल कम होता है, उस केस में हमें रेडियस की ज़रूरत है जो गिवन है। g 9.8 ले सकते हैं, थीटा 15 डिग्री है, मीन्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मैक्सिमम स्पीड, परमिसिबल स्पीड का मतलब है वो मैक्सिमम स्पीड जिस पर सेफ्टी से निकल जाए। ऐसा ना हो कि कार लुढ़क के ट्रैक से ही बाहर चली गई है, वो मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। फिर से हमें वही सारी चीज़ें चाहिए जो कि हमें गिवन है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकाल देना है। तो इस केस में आंसर होगा 28.1 मीटर पर सेकेंड, ये है ऑप्टिमम स्पीड, और मैक्सिमम स्पीड है 38.1 मीटर पर सेकेंड, जिस पर वो कार चली जाएगी, टायर का भी सत्यानाश हो जाएगा, पर कार और ड्राइवर सेफ रहेंगे। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे आएंगे जिनको हम आगे कवर करते चले जाएंगे।